जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आप अपनी एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस चालू है, स्टार्ट है और हमने जो है इस सीरीज के लगभग 135 क्वेश्चन जो है डिस्कस यहाँ पर कर लिए थे। आज का आपकी जो क्लास रहने वाली है आज की, इसमें आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 136 नंबर से रहेगा। और जो भी कैंडिडेट नए ज्वाइन हुए उनको मैं बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। हर क्लासेस के पीडीएफ भी आपके अवेलेबल है, जिनके पीडीएफ नहीं आ पाए वह भी आगे आएंगे। और जो क्लासेस हो चुकी है उनकी कंप्लीट कोर्स की ई बुक में भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो नई क्लासेस है उसके पीडीएफ तो मैं आपको साथ में देते हुए चल ही रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में क्या रहने वाला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए क्लास, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन काफी पूछे जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए, और जो खास रहते हैं उनको तो मैं आपको स्टार मार्क करके बता ही देता हूँ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बस्तर की गदबा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है। बताइए, जो बस्तर संभाग है यहाँ पर एक जनजाति है गदबा जनजाति। कौन सी जनजाति है? तो वह है गदबा जनजाति। और जो गदबा जनजाति है इसका मुख्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपका है ऑप्शन नंबर ए गोन नृत्य, ऑप्शन नंबर बी आपका डेंडारी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है थापड़ी, ऑप्शन नंबर डी है दमनच। तो बताइए क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेंडारी जो नृत्य है यह गदबा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां लगता है मुझे कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है उनको मैं एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहा हूँ। जहां इस चीज की जरूरत नहीं है वह नहीं भी कर रहे हैं। तो सभी समझते हुए चलिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माडिया जनजाति में मृतक संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? बताइए, जो माडिया जनजाति है वहां पर जो मृतक संस्कार होता है उस टाइम जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका जगार, ऑप्शन नंबर बी है आपका घोटुल पाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है लेंजा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बास गीत। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वह क्या रहेगा? वह रहेगा आपका घोटुल पाटा। क्या रहेगा? घोटुल पाटा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए आपके क्या है? राम प्रसाद पोटाई, ऑप्शन नंबर बी है मनकूराम सोढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है बाबा बिहारी दास, और ऑप्शन नंबर डी है प्रवीण चंद्र भजदेव। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं बना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का गांधी नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है बस्तर का गांधी। और बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? तो बाबा बिहारी दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबा बिहारी दास को कहा जाता है बस्तर का गांधी। किसे कहा जाता है? बाबा बिहारी दास को कहा जाता है बस्तर का गांधी। सी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। कहीं कहीं पर आपको जैसे सुंदरलाल शर्मा का भी नाम मिलता होगा, तो इन्हें क्या है राज्य स्तर पे कहा जाता है। किसे? सुंदरलाल शर्मा। यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या नाम है इनका? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इनको क्या कहा जाता है? तो राज्य स्तर पे इनको गांधी कहा जाता है, लेकिन हमको प्रॉपर पूछा गया है बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है, तो बाबा बिहारी दास को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली बस्तर का गांधी बाबा बिहारी दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139 139 नंबर का क्वेश्चन है आपका। खूट का संबंध किससे है? बताइए, खूट का संबंध किससे होगा? सिंचाई से होगा, पशुपालन से होगा, पूर्वजों की भूमि से होगा, या वनोपज से होगा? तो जो खूट है किसकी बात की गई है? खूट, यह पूर्वजों की भूमि या वंश समूह जो होता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 140 नंबर का। बस्तर संभाग का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए, जो बस्तर संभाग का क्षेत्रफल है यह छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? ऑप्शन ए है आपका 20%, ऑप्शन बी है आपका 25%, ऑप्शन सी है आपका 28%, और ऑप्शन डी आपका 33%। तो कितना है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह तो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लगभग यहाँ पर मान के चलिए 28 से 30% तक, क्या तक, 28 से 30% के बीच में है। तो इसीलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बस्तर संभाग का कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 28 से 30% है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट किस कंपनी के द्वारा संचालित है। तो सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब कि एनएमडीसी का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक चीज यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह भारत का, छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का, कहाँ का, संपूर्ण भारत का आधुनिक ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट है। कैसा? तो यह भारत का आधुनिक ग्रीनफील्ड, कैसा, आधुनिक ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट है, ग्रीनफील्ड प्लांट है। तो यह भी आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसमें हाल ही में उत्पादन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो नगरनार स्टील प्लांट है आपका एनएमडीसी का, यह आधुनिक ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट है। लगभग ये जगदलपुर के पास में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका बचेली और किरंदुल दोनों कॉम्प्लेक्स है आपके दंतेवाड़ा के किस लौह अयस्क निक्षेप के लिए जाने जाते हैं। तो सभी को पता है किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपका डिपॉजिट ए, डिपॉजिट 5, डिपॉजिट 14 या डिपॉजिट 10। तो यह जाने जाते हैं डिपॉजिट 14 के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो बेलाडीला की खदानें हैं यह अलग अलग डिपॉजिट में बांटा गया है, जिसमें से डिपॉजिट 14 सबसे प्रमुख है और सबसे पुराना भी है। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पुराना डिपॉजिट कौन सा है, वह है डिपॉजिट 14। कौन सा है, डिपॉजिट 14 जो है यह एनएमडीसी का सबसे पुराना डिपॉजिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर संभाग का कौन सा जिला तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा को संपर्क करता है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर है या कांकेर है। यहाँ पर आपको दंतेवाड़ा का नाम नहीं दिख रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा बताइए। जो आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है लगभग ऐसा मान लीजिए, मैं फ्री हैंड बता रहा हूँ। यहाँ पर तो है आपका दंतेवाड़ा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन दंतेवाड़ा के जो पड़ोसी जिले जैसे कि सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा से अलग होकर बने हैं। नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा के ही जो है पड़ोसी जिले हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन बस्तर संभाग के जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र से भी साझा करती है और इसी के साथ साथ तेलंगाना से भी साझा करती है। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों की सीमा से साझा करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो बस्तर संभाग का वह जिला हो जाएगा आपका बीजापुर। क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग का वह जिला हो जाएगा आपका बीजापुर। भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कौन सा जिला है, बीजापुर जिला है। तो बीजापुर की पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र से और दक्षिणी सीमा तेलंगाना से लगती है, भद्रकाली के पास से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीन राज्यों की सीमा से छूता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। तो जो छत्तीसगढ़ का कोटा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कोटा क्षेत्र, कोटा क्षेत्र है, यह तीनों राज्यों की सीमा को छूता है। तो तीनों राज्यों की सीमा को छूता है, लेकिन यह आता किस जिले में है, तो यह आता है आपके सुकमा जिले में। किस जिले में आता है, सुकमा जिले में आता है। और यह त्रिकोणीय सीमा बनाता है, इसीलिए यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तीनों की साथ अपनी सीमा साझा करता है सुकमा जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, हाथीदरहा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। बताइए, इसका आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए। जो हाथीदरहा जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन है आपके बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर या कांकेर। तो जो हाथीदरहा है यह जो है किस जिले में है, तो यह है बीजापुर जिले में। किस जिले में है, बीजापुर जिले में है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंद्रावती नदी पर बीजापुर जिले में यह सुंदर जलप्रपात है, हाथीदरहा जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंद्रावती नदी पर है। कौन सा? हाथीदरहा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर संभाग में मैंगनीज का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके कोपरा, मालपाड़ा, बड़े चकवा या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा है? तो बस्तर जिले के इन छोटे छोटे क्षेत्रों में मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है वह? कोपरा भी आ जाएगा, माड़पाल भी आ जाएगा और बड़े चकवा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, मतलब कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोंडागांव जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया था? बताइए, कोंडागांव जिले का गठन किया गया था बस्तर जिले को विभाजित करके। किस जिले को? बस्तर जिले को विभाजित करके कोंडागांव का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में किया गया था कोंडागांव का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार कहाँ लगता है? जगदलपुर में, कोंडागांव में, लोहाड़ी-गुड्डा में या चाराम में? कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है जगदलपुर में। कहाँ पर लगता है? जगदलपुर में लगता है। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदलपुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिएगा, बस्तर संभाग में जो इमली बाजार है यहाँ पर भारी उत्पादन भी होता है इसका, और जगदलपुर जो है इसका मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। क्या है? मुख्य व्यावसायिक केंद्र है जगदलपुर। तो यह आपको ध्यान में रख के चलना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नारंगी नदी का विसर्जन किस नदी में होता है? कुल मिला के यहाँ पर पूछा गया है कि नारंगी नदी जो है किस नदी में मिल जाती है। तो बताइए आपको क्या लग रहा है ऑप्शन देख के? महानदी है, सबरी नदी है, इंद्रावती नदी है या गोदावरी नदी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आपने सोचा है वही होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर का मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था? लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है मुक्ति संग्राम। किसे कहा जाता है? लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है मुक्ति संग्राम। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये इंद्रावती नदी के पास में मिल जाती है। कहा गया मेरा पेन? एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ये है, नारंगी नदी जो है इंद्रावती नदी में विसर्जित होती है, और यह आपको देखना है भानपुरी के पास होती है। कहाँ पर? भानपुरी के पास में। तो यह भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। यह हमने देखा कि अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर का मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को। और कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1825, 1842, 1856 या 1910। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1856 में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर का मुक्ति संग्राम या लिंगागिरी विद्रोह हुआ था कब? 1856 में। और धुरवा राव के नेतृत्व में यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ बस्तर की आजादी का सबसे बड़ा या पहला प्रयास था। किसके समय में? धुरवा राव का नाम है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। किसका? धुरवा राव, यहाँ पर राव कर लीजिएगा। धुरवा राव जो है इसके नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्व करता थे कौन? धुरवा राव। कौन थे? नेतृत्व करता थे धुरवा राव। कौन थे नेतृत्व करता? धुरवा राव थे। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। क्या कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को? बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर के शासक कौन थे? बताइए, भूमकाल जो विद्रोह हुआ था उस टाइम बस्तर के शासक कौन थे? ऑप्शन है आपके भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रवीण चंद्र भजदेव या दलपत देव। तो कौन थे बताइए? तो उस टाइम जो शासक थे वह थे रुद्र प्रताप देव। कौन थे? रुद्र प्रताप देव थे। बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर, यह जो नारा है किस विद्रोह में दिया गया था? बताइए,
एक साल के वृक्ष के पीछे एक सिर कटेगा, यह नारा कब दिया गया था या किस विद्रोह में दिया गया था? तो ऑप्शन है आपके मुड़िया विद्रोह, या कोई नहीं, या तारपुर, या लिंगागिरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कोई विद्रोह था, कौन सा? कोई विद्रोह, यहाँ पर मैं पूरा लिखकर आपको बता देता हूँ। कोई विद्रोह, कोई विद्रोह के टाइम हुआ था, एक साल के वृक्ष के पीछे एक सर। और ये जो कोई विद्रोह है वो कब हुआ था? तो यह 1859 में 1859 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 153 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, बस्तर की माड़िया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किस खुशी में किया जाता है? बताइए गौर नृत्य किस खुशी में किया जाता है? यहाँ से आपको दो चीजें तो कंफर्म हो गई कि माड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? गौर नृत्य करती है। किस खुशी में करती है? तो प्रमुख रूप से करती है यात्रा पर्व के टाइम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? यात्रा पर्व के टाइम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, चंद्रादितेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पर है? बारसूर में है। चंद्रादितेश्वर मंदिर बारसूर किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन है आपके बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, लाल पत्थर से, या संगमरमर से। किससे है? तो जो रेत का पत्थर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम? जो रेत का पत्थर होता है लाल टाइप का, उससे मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया है, चंद्रादितेश्वर मंदिर का। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा लाल पत्थर। क्या आ जाएगा? लाल पत्थर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, डंकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपने देखा होगा दंतेवाड़ा जो है या दंतेश्वरी मंदिर डंकिनी और संकिनी नदी के जॉइंट पे, क्या कहना चाहिए उसको, जहाँ मिलती है वहीं पर बना हुआ है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है डंकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है आपके बेलाडीला, डांगरी डोंगरी, केसकाल, या कोरापुट। तो कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, यह जो डंकिनी नदी है, कौन सी नदी? डंकिनी नदी, इसका उद्गम स्थल तो होता है दंतेवाड़ा में। कहाँ पर होता है? दंतेवाड़ा से ही होता है। और दंतेवाड़ा से भी कहाँ पर? दंतेवाड़ा में एक स्थान ध्यान में रखना है आपको, डांगरी डोंगरी। क्या याद रखना है? डांगरी डोंगरी, यहाँ से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संखिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो जो यह संखिनी नदी है यह होती है नंदीराज। नंदीराज का जो शिखर है, आपने इसके बारे में सुना होगा पहले भी, नंदीराज शिखर। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नंदीराज शिखर के बारे में। और यह कहाँ पर है? तो नंदीराज शिखर कहाँ पर है? बेलाडीला पहाड़ी पर ही है। तो लेकिन यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, बेलाडीला भी दिया ऑप्शन में और नंदीराज शिखर भी दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नंदीराज शिखर। वैसे है तो यह भी बेलाडीला की पहाड़ी पर ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई विभिन्न खंडों में अगर देखा जाए तो कितनी है? 300 फीट है। कितनी है? 300 फीट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर संभाग में साक्षरता दर मतलब कि जो लिटरेसी रेट है वह सबसे कम किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। ऑप्शन है आपके नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, या दंतेवाड़ा। किस जिले में है? तो देखिए, जो बीजापुर जिला है, किसकी बात की गई है? बीजापुर जिले की। तो करेक्ट आंसर तो आपका यह हो जाएगा बीजापुर जिला। जो बीजापुर जिला है यह क्या है? दक्षिणी बस्तर के सबसे पिछड़ेपन में आता है, सबसे पिछड़े इसमें आता है। और यहाँ पर साक्षरता दर भी अगर देखा जाए बस्तर संभाग में तो सबसे कम है। तो इसके बाद सुकमा का भी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमचो बस्तर अभियान का उद्देश्य क्या है? बताइए, जो आमचो बस्तर अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन है आपका कृषि विकास, पर्यटन को बढ़ावा, शिक्षा, या स्वास्थ्य। सभी को पता होना चाहिए इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
परलकोट जो कि कहाँ है, पंखाजुर में, यह किस जिले का प्राचीन नाम है? बताइए। जो परलकोट है, यह पंखाजुर, यह किस जिले का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है आपके बस्तर, कांकेर, नारायणपुर या सुकमा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो वह हो जाएगा आपका कांकेर। क्या हो जाएगा? कांकेर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांकेर का जो पश्चिमी भाग है वह इससे रिलेटेड है। तो यह हमने देख लिया आपके टोटल कितने 160 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों, अगर आप एनएमडीसी की बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपको एनएमडीसी में सिलेक्शन लेना है, तो अभी आप ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से कर सकते हो। इसमें आपको जाना है पेड कोर्स में, और जैसे ही आप पेड कोर्स में जाते हो, इंस्टॉलेशन के बाद में वहाँ पर आपको एनएमडीसी का बचेली कॉम्प्लेक्स, किरंदुल कॉम्प्लेक्स और इसी के साथ साथ एनएमडीसी जो आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स है कर्नाटका वाला, दोनों के कोर्स अवेलेबल है। आपको दोनों के कोर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको 70+ क्लासेस, टेस्ट और ई बुक सारी चीज़ें मिलेगी। अभी आपके कंप्लीट कोर्स की अगर हम बात करें तो आधे से अधिक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लासेस के साथ साथ आपको आपके पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपके ई बुक वाले सेक्शन में आपकी पूरी कंप्लीट कोर्स की ई बुक पीडीएफ फॉर्म में सारा कुछ अवेलेबल है। बेहतरीन कंटेंट, जिस टाइप का आपको लोकल जीके पूछा जाता है उसी टाइप के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें आपको उसी लेवल के क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर लोकल कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आप सभी जानते होंगे कि अगस्त के बाद में आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है, तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। यहाँ पर आपको 45% ऑफर है, जो कि 899 का कोर्स आपको मिल जाएगा ओनली फॉर यहाँ पर 449 रुपये में। आप कूपन कोड NMDC26 लगा, जैसे ही आप NMDC26 कूपन कोड लगाते हो तो वहाँ पर आपको और भी एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस कंप्लीट कोर्स में आपका प्रॉपर कंप्लीट ही करवाया गया है। मतलब अगर आप फील्ड अटेंडेंट वाले हो तो आपके 70 अंक कहीं नहीं जाने वाले। और इसी के साथ साथ इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी आपकी इंक्लूडेड है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके प्रैक्टिस के आधार पर एक भी क्वेश्चन वहाँ से भी बाहर नहीं जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका कोर्स है, इसका जो ऑफर प्राइस है, यह टॉप 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया था, जिसमें काफ़ी लोग इनरोल हो चुके हैं। तो जल्द ही आप भी इनरोल हो जाइए, क्योंकि इसके बाद में इसका जो भी प्राइस रहने वाला है 899 रुपये सेम एज इट इज़ हो जाएगा। आपको यह कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है, और इसी के साथ साथ कंटेंट पीडीएफ और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज आदि भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेड वाइज टेस्ट सीरीज भी बन रही है, वह भी जल्द ही हो जाएगी आपकी इसमें इंक्लूड। तो उसी के साथ साथ आपको क्या है, ट्रेड वाइज आपके जो भी सेट रहते हैं वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी इनरोल कीजिए। ऑफर आपका कुछ समय के लिए ही रहेगा। क्योंकि लगभग 500 लोग जो ज्वाइन करने वाले थे, इसमें काफ़ी कैंडिडेट ने जो है ज्वाइन कर चुके हैं। तो कंप्लीट कोर्स रहने वाला है आपका। प्रॉपर लोकल जीके के क्वेश्चन रहेगी, प्रॉपर आपकी मैथ्स रीजनिंग भी इसमें आगे आने वाली है, और टेस्ट भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। कल से परसों में आपके टेस्ट इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन पे हम कंटिन्यू क्लासेज आपकी चला ही रहे, तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको लगता है एक बेहतरीन तैयारी आपको करना है तो।